डिक्टेशन स्टार्ट होगा सीरीज स्टेनोग्राफी के साथ ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मैं बांद्रा में जिस दोस्त के साथ एक कमरे में आकर रहा हूँ वो पेशेवर जुआरी है। वो और उसके दो साथी जुए में पत्ते लगाना जानते हैं, मुझे भी सिखा देते हैं। कुछ दिनों उनके साथ ताश के पत्तों पर गुजारा होता है, फिर वो लोग बंबई से चले जाते हैं और मैं फिर वहीं का वहीं। अब अगले महीने इस कमरे का किराया कौन देगा? एक मशहूर और कामयाब राइटर मुझे बुला के ऑफर देते हैं कि अगर मैं उनके डायलॉग लिख दिया करूं तो वो मुझे 600 रुपये महीना देंगे। सोचता हूँ ये 600 रुपये इस वक्त मेरे लिए 6 करोड़ के बराबर है। ये नौकरी कर लूँ। फिर सोचता हूँ कि नौकरी कर ली तो कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं होगी, जिंदगी भर यही करता रह जाऊंगा। फिर सोचता हूँ अगले महीने का किराया देना है। 3 दिन सोचने के बाद इनकार कर देता हूँ। दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाते हैं। बंबई में 5 बरस होने को आए। रोटी एक चांद है, हालात बादल। चांद कभी दिखाई देता है, कभी छुप जाता है। ये 5 बरस मुझ पर बहुत भारी थे, मगर मेरा सर नहीं झुका सके। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, कुछ होगा, कुछ जरूर होगा। मैं यूं ही मर जीने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। और आखिरी नवंबर 1969 में मुझे वो काम मिलता है जिसे फिल्म वालों की जबान में सही ब्रेक कहा जाता है। कामयाबी भी जैसे अलादीन का चिराग है। अचानक देखता हूँ कि दुनिया खूबसूरत है और लोग मेहरबान। साल 1.5 साल में बहुत कुछ मिल गया है और बहुत कुछ मिलने को है। हाथ लगते ही मिट्टी सोना हो रही है और मैं देख रहा हूँ अपना पहला घर, अपनी पहली कार। तमन्नाएं पूरी होने के दिन आ गए हैं, मगर हर ख्वाब की तरह यह ख्वाब भी टूटता है। पहली बार एक फिल्म की नाकामी। फिल्में तो उसके बाद नाकाम भी हुई और कामयाब भी, मगर कामयाबी की वो खुशी और खुशी की वो मासूमियत जाती रही। आज यूं तो जिंदगी मुझ पर हर तरह से मेहरबान है, मगर बचपन का वो एक दिन 18 जनवरी 1953 अब भी याद आता है। तख्त पर कफन में लेटी मेरी माँ का चेहरा खुला है। मैं कल ही 8 बरस का हुआ था। मैं समझदार हूँ, जानता हूँ मौत क्या होती है। मैं अपनी माँ के चेहरे को बहुत गौर से देखता हूँ कि अच्छी तरह याद हो जाए। मेरी खाला कह रही है, इनसे वादा करो कि तुम जिंदगी में कुछ बनोगे। इनसे वादा करो कि तुम जिंदगी में कुछ करोगे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि मैं जितना कर सकता हूँ उसका तो 1/4 भी अब तक नहीं किया, और इस ख्याल की दी हुई बेचैनी जाती नहीं। आज इतने बरसों बाद जब अपनी जिंदगी को देखता हूँ तो लगता है कि पहाड़ों से झरने की तरह उतरती, चट्टानों से टकराती, पत्थरों में अपना रास्ता ढूंढती, उमड़ती, बल खाती, अनगिनत भंवर बनाती, तेज चलती और अपने ही किनारे को काटती हुई ये नदी अब
मैदानों में आकर शांत और गहरी हो गई है। आत्मविश्वास तैयारी से आता है। मैं जब तैयारी करता हूँ, मुझे पता होता है कि मैं क्या करने की क्षमता रखता हूँ। अपने काम से मोहब्बत हो तभी जुनून आता है। मेरे मामले में खेल मेरी मोहब्बत है, इसलिए जुनून भी मुझे इसके बारे में सब कुछ पसंद है, यहाँ तक कि बास्केटबॉल की खुशबू भी। बच्चों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से जोड़ें, और अगर किसी चीज़ में उनकी बेहद रुचि है, फिर आपको उन्हें वो काम करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। बच्चे खुद ब खुद वो करेंगे, चाहे लिखना, पढ़ना हो या चित्रकारी। बतौर पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से रूबरू कराएं। खेल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, इसलिए मुझसे अलग कभी नहीं हुआ। भले ही मैं खेल से रिटायर हो गया, बास्केटबॉल से मैंने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी पूरी जिंदगी लेकर चला। बास्केटबॉल ने मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद की, बेहतर दोस्त, बेहतर पिता। खेल में जिंदगी से जुड़े हुए सबक छुपे होते हैं, जैसे आपसी संवाद, निस्वार्थता, हर बारीक से बारीक चीज पर ध्यान देना, समानुभूति दिखाना। एथलीट होने के नाते अगर आप इन चीजों के प्रति सजग रहते हैं, तो ये आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। खेल से रिटायर होने के बाद आप इन्हें अपनी जिंदगी में, बिजनेस में लागू कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता ने मुझसे कहा कि वह सुबह 4 बजे सोता रहता है और मैं मैदान में मेहनत करता हूँ। सुबह उठने के क्या फायदे हैं? बेस्ट बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही प्रशिक्षण की जरूरत होगी। ऐसे में अगर आप सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं, 12 बजे से 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, फिर शरीर की रिकवरी के लिए खाना और आराम करते हैं, शाम को 6 बजे फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, 8 बजे फ्रेश होकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब कल्पना करें कि आप 3 बजे उठते हैं या 4 बजे से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, 6 बजे घर आकर नाश्ता करते हैं, 9 बजे वापस मैदान पर 2 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, 2 बजे फिर से ट्रेनिंग और इस बीच रेस्ट के बाद शाम में 7 से 9 फिर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल था। दिन में 4 बार ट्रेनिंग से मैंने शुरुआत की। इसके फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रतिस्पर्धी कैसे हैं, आप बस अपना रूटीन फॉलो करते रहिए। एक समय बाद वे आपसे सालों पीछे होंगे। सुबह जल्दी उठकर अपना दिन जल्दी शुरू करने में आपके पास काम करने के लिए ज़्यादा वक्त होता है। हमें अपने किए गए कार्यों का लेखा जोखा सदैव स्मरण रहना चाहिए। जीवन में बीते हुए दिनों को मुड़कर देखने पर हमें बहुत अनुभव प्राप्त होते हैं। ये अनुभव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन अनुभवों से सीख लेते हुए आगे कार्य करें, तो निश्चित ही सफलता की ओर उन्मुख होते जाएंगे। जंगल के राजा शेर से हम एक बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं। वह है पीछे मुड़कर देखना, फिर आगे बढ़ जाना।
इसे दूसरे शब्दों में सिंहावलोकन कहते हैं। सिंहावलोकन शेर को विशिष्ट बनाता है, उसे आत्मविश्वास से भर देता है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ा देता है। इसी गुण के कारण वह गलतियां बहुत कम करता है, इसीलिए उसे जंगल के राजा की उपाधि प्राप्त है। यदि हम भी शेर की भांति उसके सिंहावलोकन के गुण को आत्मसात कर लें तो अपने कार्यक्षेत्र के राजा कहला सकते हैं। इससे हमारे भीतर क्षमताओं का विकास होगा। यदि हम पीछे मुड़कर देखने फिर आगे बढ़ने का गुण विकसित कर लें तो निश्चित ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह गुण हमारे किए गए कार्यों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। सिंहावलोकन करने वाला व्यक्ति आत्मविकास के मार्ग पर एक कदम आगे होता है, उसके निर्णय सटीक होते हैं, उसकी गलती करने की प्रायिकता अत्यंत न्यून हो जाती है। सिंहावलोकन का अभिप्राय आत्मावलोकन से भी है। वास्तव में शेर पीछे मुड़कर आत्मावलोकन ही तो करता है, वह अपने किए गए कार्य अथवा तय किए गए मार्ग को देखता है। यही हमें भी करना है। जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की तय की गई यात्रा का अवलोकन, उस पर मंथन अवश्य करना है। इसी मंथन से हम यात्रा के मार्ग में सफलता अथवा सार्थकता का निर्णय ले सकते हैं। सिंहावलोकन निश्चित ही हमारी जीवन यात्रा की सफलता का बड़ा कारक बन सकता है। बस हमें इसे जीवन में प्रवर्तित कर कार्यक्षेत्र में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने की आवश्यकता है। यह था 105 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया श्री स्टेनोग्राफी के माध्यम से। इसी तरीके के अभ्यास हम लेकर के आते रहते हैं आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी प्रकार के डिक्टेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।